हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे। चैप्टर 4 क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रिक का जैसे नाम से ही रिप्रेजेंट होता है। क्वाड्रिक वो होता है जहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है। हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है। इतना क्लियर है? आपको पता होगा, हमने पिछली क्लासेस में जब हम 9th क्लास में थे तो हमने 9th क्लास में और 10th में भी हमने ये पढ़ा था कि वैसे 9th में हमने पढ़ा था कि ये क्वाड्रिक क्या होता है, अगर आपको याद होगा, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती थी? 2। ठीक है। फिर हमने क्यूबिक पढ़ा था जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती थी? 3। और फिर हमने लीनियर पढ़ा था, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती थी? 1। इतना क्लियर है? अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्वाड्रिक से नाम से रिप्रेजेंट होता है कि हाईएस्ट पावर कितनी होती है? इसकी 2 होती है। तो इनका एक सीक्वेंस होता है, एक सीरीज़ होती है। जैसे आपने क्या करना था, आपके पास है कि ए एक्स की पावर 2 और प्लस में क्या है? बी एक्स और प्लस में सी। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये है आपके पास क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्या है आपके पास? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ये जो पोर्शन एक्स की स्क्वायर है, एक्स की स्क्वायर को आप क्या बोलते हो? वेरिएबल। ठीक है। जिसने 9th में थोड़ा बहुत याद नहीं होगा तो इसको इस वीडियो से 9th भी रिकॉल हो जाएगी और 10th भी हो जाएगी। एक्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जो इनके साथ मल्टीप्लाई में होता है इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। इतना क्लियर है? बेटा सी क्या होता है? सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हो आप इसे? कांस्टेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिरांक, यानी ये एक वैल्यू होती है, एक डिजिट होती है। यहाँ पे ना कोई वेरिएबल नहीं होता, ना एक्स ना वाई ना जेड। ठीक है। ये भी क्या है आपके पास? वेरिएबल है और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है? ये कोफिशिएंट है। इतना क्लियर है भैया? अब आपके पास तो इसको हम बोलते थे, ये जो पूरा प्रोसेस होता था इसको हम बोलते थे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो इसको हम बोलते थे भैया क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आपके पास, फिर आप जब आप क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल का पार्ट होता है, जब आप इसको ज़ीरो के इक्वल रखते हो, जब आप, ये आपके पास क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है और जब इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को ज़ीरो के कैसे रखते हो? इक्वल रखते हो। जब इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रखते हो और बेटा जो ए है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। इतना समझ आ रहा है ना आपको? ए कभी भी ज़ीरो नहीं होता। इतना क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो आपके पास क्वाड्रिक, क्योंकि उसकी मल्टीप्लाई ज़ीरो से होगी और जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? फिर तो ख़त्म हो जाता है ना, ये ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है। तो आपने यानी, और जो ए होता है यहाँ पे, ये ए और बी और ये सी, ये आपके पास कैसे हो रहे हैं? रियल नंबर है। क्या है आपके पास? ये रियल नंबर। रियल नंबर पता है ना आपको क्या होते हैं? डिजिट्स होती हैं, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 वट एवर, कुछ भी हो सकता है। इतना क्लियर है ना? अब आप एक बात सुनिए, ये जो फॉर्मेट होता है इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट। क्या बोलते हो आप इसको? स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है। ये है आपके पास स्टैंडर्ड। ठीक है। ये क्या है आपके पास? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है। आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट। क्या बोलते हो बेटा आप इसको? स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इतना क्लियर है ना? यही होता है। अब यही जो ये अगर आप ज़ीरो के इक्वल नहीं होता तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का ही पार्ट होता है क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होता है? ज़ीरो के इक्वल होता है। और इसमें जो ए होता है वो नॉन ज़ीरो, ए जो होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि अगर आप ए की जगह लेते हो, देखो ज़ीरो एक्स की स्क्वायर और प्लस में 2x और प्लस में 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। आपने इसकी मल्टीप्लाई ज़ीरो से करी तो आंसर कितना आ गया? ज़ीरो। 2x प्लस में 3, तो यानी ये आपके पास कभी भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपको याद होगा, आपने एक बार आपने पढ़ा है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इसमें साफ साफ बोला होता है रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। q कभी भी ज़ीरो नहीं होता। देखो q कभी ज़ीरो नहीं होता बेटा, p ज़ीरो हो या नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ये साफ साफ बोल रहा है भाई x a, ये पार्ट होता है a, ये पार्ट होता है b और ये पार्ट होता है c। क्लियर है? वो कह रहा है ए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ए ज़ीरो नहीं होगा। आप यहाँ पे बी ज़ीरो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सी ज़ीरो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए कभी भी आपके पास ज़ीरो नहीं होगा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद का हमारे पास कुछ प्रोसेस है, इसमें हम रूट्स निकालते हैं। देखो हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी फाइंडिंग, आप क्या निकालो बेटा कि रूट्स ऑफ
एन इक्वेशन। ठीक है, कि कोई भी इक्वेशन से हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके पास हमारे पास 3 विधियां हैं जिसको हम मेथड करते हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, नाइन्थ में बहुत डीपली पढ़ा कि फैक्टराइजेशन वो मेथड जिसको हम स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास इक्वेशन होती है, उसका मिड टर्म क्या करते हो, उसको स्प्लिट करते हो, स्प्लिटिंग करके उसका हम निकाल देते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होता है आपके पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या होता है आपके पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। ये एक टफ मेथड था, अभी एनसीईआरटी से डिलीटेड है और मैंने मेंशन कर दिया। सेकेंड है आपके पास वही कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है बेटा, बहुत इजी है बहुत, क्योंकि इसमें सबसे जो टफ कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया गया है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हालांकि इतना टफ नहीं था। अब हम पहले एक फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। ये हो गया आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या कर रखा था, हमारे पास क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास एक वैल्यू है कि 2x की स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में, सॉरी ये माइनस है, माइनस में 9। इतना क्लियर है। अब आप क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, हम 9 की मल्टीप्लाई 2 से करते थे। हम क्या करते थे, इस 9 की मल्टीप्लाई 2 से करा तो कितना आ गया 18। ऐसी 2 डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है 18, इसके आगे साइन किसका है, माइनस का, और माइनस करने पे कितना है, हम बीच वाला चेक करते हैं। समझ जा रहा बेटा है नहीं। ठीक है, इसी को स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। अब आपने क्या किया, ये हो गया 9 माइनस 2, तो आंसर कितना आ गया 7। क्या ये दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई पे 18 आना चाहिए और माइनस करने पे 7 आना चाहिए और डिजिट दोनों सेम होनी चाहिए। हमारा दोनों रूल फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब आपके पास यही डिजिट अप्लाई होगी। ठीक है, अगर नहीं होती तो हम कोई और डिजिट ट्राई करते सोचने की। बेटा तो अब आप क्या करोगे, ये पहले वाले फंक्शन को एज इट इज़ रखोगे। क्लियर है, मैं अभी आपको धीरे धीरे समझा रही हूँ, नहीं तो इसका डायरेक्ट भी है, प्लस को ऐसे ही लगाओगे। ये जो 7 है ना, इसकी जगह ब्रैकेट लगा दोगे। बात समझ आ रही है, ये जो 7 है सिर्फ इसकी जगह क्या लगा दोगे, ब्रैकेट। एक्स को ऐसे ही रखोगे, माइनस को ऐसे ही रखोगे, 9 को ऐसे ही रखोगे। आपने कौन सी वैल्यू ली थी, 9 माइनस 2। इतना क्लियर है। अभी कितना हो जाएगा, 2x की स्क्वायर, 9 बाहर x से मल्टीप्लाई कर दो बाबू, 9x माइनस का 2x माइनस का 9। ठीक है, अब आपने क्या करना था, 2x की स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दो, 9x माइनस का 2x माइनस का 9। रूल कहता है कि भैया पहले दो को लोगे एक ब्रैकेट में, लास्ट के दो को लोगे एक ब्रैकेट में। क्लियर है, तो आपने क्या किया, 2x की स्क्वायर प्लस में 9x को एक ब्रैकेट में लिख लिया और ब्रैकेट के बाहर माइनस। अगर आपका एक मान लो घर है, अंदर बाहर नेगेटिव है तो अंदर नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी आती है तो इसमें रूल क्या होता है कि अपोजिट रिश्ता चलता है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस। ये दोनों आपका सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, x है। अगर आप ध्यान दो, हम लेते हैं कॉमन। कॉमन क्या होता है, कॉमन वो होता है जो दोनों के पास होता है। ठीक है, कॉमन वो होता है जो दोनों के पास होता है। मान लीजिए आपसे किसी ने 100 रुपये लिए और सामने वाले के पास 50 रुपये हैं, तो कॉमन क्या हो गया, 50 रुपये, क्योंकि 50 तो आपके पास भी है और 50 उसके पास भी है, लेकिन 100 उसके पास नहीं है। ऐसे ये x है और ये क्या है, x की स्क्वायर। ध्यान से सुनना बेटा, ये x है और ये क्या है, x की स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके पास 2 है, कितने रुपए हैं, 2 रुपये। हमारे पास कितने हैं, 1 रुपये। हमने एक क्या ले लिया, कॉमन। समझ आया नहीं आया। अब 2 थे, एक कॉमन लिया तो इसके पास तो एक ही बचा ना, इसके पास एक भी नहीं बचेगा। और क्या 2 की टेबल में 9 आता है, बिल्कुल नहीं आता। क्या 9 की टेबल में 2 आता है, बिल्कुल नहीं आता। तो क्या बचेगा, 2x प्लस में 9। क्लियर है, माइनस। तो अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 नहीं है, तो आपके पास ऐसी सिचुएशन में 1 कॉमन आता है। इतना क्लियर है। ये दोनों सेम है तो आपने इनको एक बार लिख लिया, और जो बचे हुए कौन है, बचा हुआ कौन है, x माइनस 1। इतना क्लियर है। अब आपको क्या करना है बेटा, जैसे 2x प्लस 9 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 9, तो x कितना होगा, माइनस 9/2। ऐसे ही x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये आपके पास 2 वैल्यू आ गई। क्लियर है। हम इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हम इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। लेकिन अब हम आपके पास क्या आता है, क्वाड्रिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप चाहो तो मैं इसको यहाँ पे सिंपलेस्ट में पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वाड्रिक फॉर्मूला वो फॉर्मूला है कि हम यहाँ भी
दो मेथड यूज़ करते हैं, सॉरी यहाँ पे भी दो ही वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, पहले हम इसमें निकालते हैं डी। क्या निकालते हो, डी। डी क्या होता है बेटा, बी की स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो डी है ना, इस डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हो, डिस्क्रिमिनेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे विभक्तिकरण। क्लियर है। डिस्क्रिमिनेशन ये कहाँ से निकलता है, जैसे ax की पावर 2 प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, तो ये वाला पोर्शन b हो जाता है। फॉर्मूले का होता है a, यहाँ से निकलेगा c, तो यहाँ से ना तीन वैल्यू निकलती है। कैसे, पहला d इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे दो रियल वैल्यू निकलेंगी, टू रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक है, अलग अलग वैल्यू निकलेंगी। d इज ग्रेट इक्वल टू 0, तो टू रियल एंड इक्वल वैल्यू निकलेगी, ठीक है। और d लेस देन 0, ठीक है, d यानी इसमें 0 बड़ा हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन d, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नो रियल रूट, कोई रूट नहीं निकलता। बात समझ आ रही है। यानी ये वैल्यू कैसी होती है, माइनस में, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इतना क्लियर है। इसको सॉल्व नहीं करना, इसमें दो सेम ही निकलेंगे। जैसे अगर ये पहली वैल्यू 3 है तो दूसरी भी 3 आएगी। इसमें अलग लिखेगा, मान लीजिए पहली 3 आ गई तो दूसरी -3 आ गई, या 5 आ गई, या कुछ भी आ गया, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, हम जब डी निकाल लेते हैं तो एक फॉर्मूला चलता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी की स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में क्या आता है आपके पास 2a। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आएगा, ये जो डी है, अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac यहीं पे सॉल्व कर लिया तो जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर है। जब आप इसको सॉल्व करते हो ना तो इससे भी दो ही वैल्यूज़ निकलती हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से भी दो ही वैल्यू होती हैं। इसमें हम मिड पॉइंट को जहाँ ब्रेक करते हैं, और इस स्प्लिटिंग यूज़ करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर खत्म हो चुका है, ये क्वाड्रिक फार्मूला होता है। इस क्वाड्रिक फार्मूला के अंदर हम यही करते हैं बेटा, कि हम क्या करते हैं, इसमें 2-3 वैल्यूज़ आती हैं। अगर आप मेरे साथ ध्यान भी दोगे तो को डी निकालते हैं। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विभक्तिकरण, यानी कि हम चीज़ों को क्या करते हैं, इसमें डिफरेंस होते हैं। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। 3 वैल्यूज़ निकलती हैं। पहला होता है डी इज़ ग्रेटर देन 0, अगर डी 0 से बड़ा है तो दो वैल्यू निकलेंगी, दोनों कैसी होंगी, अलग अलग। डी इज़ इक्वल टू 0, डी कैसा है, 0 के इक्वल है। अगर डी 0 के इक्वल है तो दो वैल्यूज़ निकलेंगी, दोनों कैसी होंगी, सेम सेम। डी इज़ लेस देन 0, यानी 0 बड़ा हो गया, वैल्यू 0 से क्या होगी, कम, यानी नेगेटिव हो गई। इसमें हम नो रियल रूट्स, कोई रूट्स नहीं निकालते। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। आप डायरेक्ट भी ये इसको यहाँ ना सॉल्व करके यहाँ कर सकते हो, ठीक है बेटा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।